Good evening, everyone. So, due to some network issues, I am again starting the topic, the coordination. Okay. So, आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन एक जो टॉपिक है वो टॉपिक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से जो है वो लिंक करता है। ओके। सो जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेशन में एक ऐसी प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं कि जो हर एक प्रोसेस में होनी चाहिए जब भी हम कोई वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर हम वर्क करते हैं एक टीम के तौर पे तो हमें जो अपने एम्प्लॉयज हैं साथ वाले कलीग्स हैं तो उनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अकेला पर्सन जो है हम अगर कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चला लेगा या उनको डील कर लेगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं रहती। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज आपस में एक टीम के तौर पे वर्क करते हैं और एक टीम दूसरी टीम से या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है आगे वर्क करता है। तभी जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन के उस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का। ओके। सो इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक जो है वो चूज किया है क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारे ना सिर्फ एक प्रोफेशनल लाइफ में बट पर्सनल लाइफ में भी हमेशा रहता है। ओके। सो नेक्स्ट फर्स्ट इज द डेफिनेशंस। सो डेफिनेशन इसके कोऑर्डिनेशन की क्या है, दो डेफिनेशन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेटिंग प्रोसेस in an orderly pattern of group efforts in an organization towards the accomplishment of a common objective. Okay, so coordination क्या है, फर्स्ट प्रोसेस ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेटिंग एक इकट्ठे करने का प्रोसेस है इन एन ऑर्डरली पैटर्न एक सिस्टमेटिक वे से ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स मतलब कि एक टीम के तौर पे जो लोग वर्क करते हैं तो वो आगे चल के उनको इकट्ठे करने का और इकट्ठे करके उनको काम करवाने का आगे जो इनपुट है उनका इंक्रीज करने का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस से किया जाता है टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव। और इन सभी कलीग्स का जो एम्प्लॉयज हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव जो है सेम रहता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो उन सभी को इकट्ठा रख के और वो ऑब्जेक्टिव जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ओके। सेकेंड थिंग इज second definition is coordination is the orderly arrangement of the group efforts. Coordination is the orderly arrangement of the group efforts to provide unity of an action in pursuit of the common purpose. So, meaning इसका first definition जैसा same ही है, just there is a difference of the language. Okay. So, coordination क्या है, orderly management है, arrangement है group efforts का। group में जो employees हैं तो उनका एक orderly pattern है और उनका मैनेजमेंट है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को या पर्पस को कैसे अचीव करना है थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। तो वो सारा काम जो है वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू किया जाता है। ओके। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। सो देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फर्स्ट इज इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो हैं वो होते हैं। फर्स्ट इज इट इज अ ग्रुप एफर्ट। Okay, the financial, human, and technical resources are properly organized and coordinated. Coordination transcends and permeates all managerial functions. तो मैंने आपको जैसे डेफिनेशन में बताया कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ग्रुप एफर्ट है। इंडिविजुअल जो है वो अकेला इस प्रोसेस को जो है वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप of employees or more than one employee so that they can coordinate with each other and can achieve a specific or a common purpose or objective. Okay, so that was the first characteristic, that is group effort. Next is unity of action. Okay, so second one is unity of action. It includes coordination applies to the group effort, not individual effort, and coordination stress the unity of effort and unity of action. Okay, so इसमें क्लियर किया गया है कि यूनिटी ऑफ एक्शन है जो वो हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहता है। इसमें ऐसा कोई भी जो है एक फीचर नहीं है कि जो इंडिविजुअल एफर्ट को आगे लेके जाता हो।
सो कोऑर्डिनेशन जो है हमेशा ही एक ग्रुप एफर्ट है रेदर देन अ इंडिविजुअल एफर्ट। ओके, सो दैट वाज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। थर्ड इज कॉमन पर्पस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है करेक्टरिस्टिक है, जैसे डेफिनेशन में भी आपको बताया गया कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें एक कॉमन पर्पस रहता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है। जो भी एम्प्लॉयज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज या टीम जो है वर्क कर रही है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन सभी का ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन अगर वो अलग अलग वर्क करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत उनमें रहती है। तो इसीलिए पर्पस उनका कॉमन ही रहता है कोऑर्डिनेशन में। ओके, और उनको इकट्ठा होकर काम करना होता है। तो दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉमन पर्पस। ओके, नेक्स्ट इज effective coordination is good management and coordination is not a one shot deal। ओके, तो कोऑर्डिनेशन जो है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़िया मैनेजमेंट होती है। ओके, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है तो वो तभी अच्छी है क्योंकि वहाँ जो मैनेजमेंट की गई है, ओके, एम्प्लॉयज को मैनेज करने का तरीका है वो बढ़िया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। ओके, किसी को ओवरबर्डन नहीं किया हुआ, सब जो एम्प्लॉयज हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई कंफ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है, तभी जाके कोऑर्डिनेशन है जो वहां पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, so that is the fourth characteristic, and next is it is a never ending process of ensuring the achievement of the ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता है और ये उसके बाद खत्म हो जाता है जब जरूरत पड़ती है तब नहीं। कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल बहुत बहुत और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी भी हैं, तो उसमें कभी भी खत्म ना होने वाला ये एक प्रोसेस रहता है। और इसका एंड रिजल्ट है जो वो होता है अचीवमेंट ऑफ द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स और द पर्पसेस। ओके, सो दैट वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा भी कोई और जो फीचर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन के हैं उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एज इंटीग्रिटी प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? एम्प्लॉयज को इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है। ओके, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू कोऑर्डिनेट। ओके, को मतलब इकट्ठा। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल दूसरे से, एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर से, एक जूनियर अपने सीनियर से, ऐसे करके कोऑर्डिनेट करे एक टीम दूसरी टीम से। ओके, सो दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, सेकंड इज इफ सब डिविजन ऑफ वर्क इज एस्केपेबल, कोऑर्डिनेशन बिकम्स मैंडेटरी। ओके, सो इसमें क्या है कि जब हम बात करते हैं वर्क की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, तो कई बार ये होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है इसी बेसिस पे नहीं हो पाता, किसी के पास वर्क ज्यादा किसी के पास कम है, तो एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी बन जाती है। तो उस जो है सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन जो है इफेक्टिवली वर्क करता है। ओके, तो देयर शुड बी द सब डिवीजन ऑफ वर्क, और प्रॉपर जो है हम अगर बात करें कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ये हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनड्यू कंफ्यूजन इज अ सिम्टम ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन। अगर किसी सिचुएशन में अगर हमें लगता हो कि हमने कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अगर वहां पे फिर भी एम्प्लॉयज के आपस में कंफ्यूजन कहीं है कि कौन सा काम कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको नहीं मालूम पड़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है। और दूसरा, अगर हम बात ये देखें कि अगर वो टीम मेंबर्स, जितनी भी टीम्स हमने एक स्पेसिफिक काम के लिए लगाई हैं, अगर वो उस काम को नहीं कर पा रही हैं, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पा रही, तो इसका ये मतलब है कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है जो वो पूरा नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ओके, सो कोऑर्डिनेशन जो है एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक सिंगल कोई फेज नहीं है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। और किस टाइप का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ अचीविंग इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की भी अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैं एक नर्सिंग कॉलेज की एग्जांपल लेता हूँ। वहाँ पे मान लीजिए टीचिंग डिपार्टमेंट है, क्लरिकल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट के ऊपर ही सारे कॉलेज का जो बर्डन है वो है। तो सभी जो अगर हम बात करेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अपना वर्क करेंगे, लेकिन अपना अपना वर्क करेंगे तब भी वो ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे अचीव नहीं कर पाएंगे जैसे होना चाहिए, आपस में जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे।
ओके, जो सारे यूनिट्स हैं अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो चलती रहेगी, ऑब्जेक्टिव जो कम्प्लीटली को अचीव करना था वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, और एक ऐसा प्रोसेस है जो अलग अलग यूनिट्स को इकट्ठा काम करवाने के लिए जो एक सिचुएशन, एक बैकग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रिपेयर करके देता है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ एफर्ट इज द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, एंड द आइडिया दैट कोऑर्डिनेशन इज अ फिक्स्ड एंटिटी that either exists or does not exist is totally unrealistic, and coordination is present in all organizations but in varying degrees। जैसे मैंने अभी बात की कि चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा नहीं हम कह सकते भी कहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन ना होगा तो वर्क जो है वो हो सकता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। कोऑर्डिनेशन जहां भी हमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या छोटी है, हर जगह पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बिना हम प्रॉपर जो है अपना गोल वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ कॉमन पर्पस। ओके, एंड जो करेक्टरिस्टिक्स में बात की थी, जो डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि जो कोऑर्डिनेशन है उसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कॉमन पर्पस है जिसको सभी इंप्लॉयज ने अचीव करना। ओके, सो दैट इज द important some of the important features of coordination. Next we will talk about the principles of coordination. So there are some of the principles of coordination. So यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं पीपीटीज में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंटेक्ट। व्हाट इट मींस इज कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड by direct contact among the responsible people concerned, and coordination can be easily obtained by the direct interpersonal relationship and direct personal communication। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, फेस टू फेस कांटेक्ट अगर अगर हम कह लें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर वो भी नहीं है, तो अगर कांटेक्ट है ही नहीं तो कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। तो प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन के लिए। ये बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली स्टेजेस। Coordination should start from the very beginning of the planning process at the time of policy formulation and objective setting। Okay, so कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि जब बहुत एक लंबा प्रोसेस है, टाइम पीरियड क्रॉस हो जाए तब हम सोचे कि अब कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। नहीं, कोऑर्डिनेशन शुरू से ही होना चाहिए। जो भी पर्सन एम्प्लॉयज किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, तो उनको शुरू से उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि प्लानिंग प्रोसेस से लेके वैल्यूएशन प्रोसेस तक वो कोऑर्डिनेशन में रहें, सारे काम इकट्ठे करें और उनको एंड रिजल्ट जो है या आउटपुट है बहुत बढ़िया मिले। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। As the third principle, all factors in a situation are reciprocally related. In other words, all the parts influence and are influenced by the other parts। Okay, so coordination में हमेशा ही ये रहता है कि एक पार्ट दूसरे को जो है कोऑर्डिनेशन में इफेक्ट करता ही करता है। एक टीम दूसरे को इफेक्ट करेगी, एक इंडिविजुअल दूसरे को इफेक्ट करेगा। तो कई बार कंफ्लिक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन उन सबको अवॉइड करके तो एक कोऑर्डिनेटेड जो मैनर है उसमें वर्क जो है करना बहुत जरूरी है। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स वहां पे होने चाहिए। ओके, और एक फैक्टर दूसरे को इन्वॉल्व जो है वो कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ओके, so that is what we mean by reciprocal relationships। Next is principles of self coordination। So fourth principle is self coordination का एक principle है। In this, when a particular department affects other function or department or function in turn affected may not have direct control over the other department that is influencing the said department। ओके, तो इसमें क्या है, सेल्फ कोऑर्डिनेशन, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया, इन दिस व्हेन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अफेक्ट्स अदर फंक्शन और डिपार्टमेंट और फंक्शन इज टर्न अफेक्टेड। अगर कोऑर्डिनेशन में हम चल रहे हैं तो अगर एक कोई भी प्रोसेस या पार्ट जो है वो अफेक्ट होगा, तो उससे जुड़े हुए या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में जो भी वर्क कर रहे हैं तो वो सारे के सारे पर्सन या डिपार्टमेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर अगर रह जाता है तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और वो आगे चल के जो आउटपुट जो आगे हमारी होगी या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अचीव करने में हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है।
सो कुछ 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं। फर्स्टली, जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज अ क्रूशियल फैक्टर इन द सर्वाइवल ऑफ एनी एंटरप्राइज। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है तो उसके एम्प्लॉयज को, सभी को आपस में जो है कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इसमें मैं अगर सीधी बात करूँ तो इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कई बार या बहुत बार जो है एम्प्लॉयज का आपस में कंफ्लिक्ट रहता है, तो वो कई बार ये कहते हैं मैं इससे कम्युनिकेट नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा या नहीं कर सकता। तो वो आगे चल के एक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो उसका एक सोल्यूशन है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और उसके सीक्वेंसेस हैं, आगे स्टेप्स हैं, कैसे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है यही एक सोर्स है, एक टूल हम कह सकते हैं कि जिससे हम एंटरप्राइज को बढ़िया जो है आउटपुट दिलवा सकते हैं। Second is it resolves conflicts between line and staff interdepartment. Okay, and departmental conflicts and restores harmony in operations. Okay, so इसमें यह है कि जैसे मैंने अभी बात कही कन्फ्लिक्ट्स की, तो यही सेकंड पॉइंट है कि अगर इंटर डिपार्टमेंट है या इंटर डिपार्टमेंट है, इंटर डिपार्टमेंट मतलब विद इन द डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय का अपना डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉय किसी और डिपार्टमेंट का है, और कंफ्लिक्ट किसी और डिपार्टमेंट से भी कई बार हो सकता है, तो इंटरपर्सनल, इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट और इंट्रा डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट दोनों को कोऑर्डिनेशन से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और जो पीस है, हार्मनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो बनाई जा सकती हैं और रिजल्ट्स इसके बहुत बढ़िया आएंगे। नेक्स्ट, थर्ड इज इट रिजल्ट्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर सभी जगह पे कोऑर्डिनेशन होगा, एम्प्लॉयज बढ़िया काम करेंगे, आउट ऑब्वियस सी बात है कि एंड में जो आउटपुट है, क्योंकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ये वर्क चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है वो बढ़िया तरीके से अकम्प्लिश होंगे। एंड नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। एंड एंड में अगर सब कुछ ठीक है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक वर्क जो है चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिजल्ट्स हैं सबसे बढ़िया आएंगे, और एंड में जो इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज इसके बाद में अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। सो पहले मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है जो उसको इंक्रीज करने के लिए, कौन कौन से जैसे हम कह सकते हैं भी कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पुल्स ऑल द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज टुगेदर। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि कोऑर्डिनेशन सभी एम्प्लॉयज को और वर्क को इकट्ठा कर देता है, और एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क का जो एनवायरनमेंट है वो बन जाता है, जिससे कि काम आसान हो जाता है और ऑब्जेक्टिव्स बढ़िया आते हैं, बढ़िया तरीके से अचीव किए जा सकते हैं और रिजल्ट जो है वो बढ़िया आते हैं। सेकंड, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन एंड इट रिजॉल्व्स इफेक्टिवली द डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं वो हम कोऑर्डिनेशन से दूर कर सकते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल हैं, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, हर पर्सन या एम्प्लॉय जो है दूसरे से बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, कोई बैरियर नहीं होगा, और एंड में जो वैल्यूएशन है, रिजल्ट्स हैं, बहुत बढ़िया होंगे। नेक्स्ट, एक्टिविटीज आर डिवाइडिंग एंड सब डिवाइड इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में देखिए कई बार कोऑर्डिनेशन में एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि किसी एक पर्सन के ऊपर ज्यादा काम है, अगर वो कोऑर्डिनेशन से चलता है अपनी टीम के साथ, तो एक पर्सन पे अगर ओवरबर्डन है तो उसके टीम मेंबर्स हैं, उसके कलीग्स उसको कह सकते हैं कि आप हमें कुछ एक काम हम आपका कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी एक्जैक्टली मीन बाय कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेटेड वे से काम तो वही करना है, लेकिन उसको आगे डिवाइड कर दिया गया, और एक पर्सन से बर्डन हटा के सारे पर्सन ने थोड़ा थोड़ा उसको वर्क को किया। और पहली बात तो यह है कि अगर सारे थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे, एक पर्सन अगर बहुत ज्यादा वर्क करेगा तो उसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो सकती है, लेकिन अगर सारे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक तो वो काम आसानी से जल्दी हो जाएगा और उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएंगे, इफेक्टिव तरीके से आएंगे। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग। ओके, नेक्स्ट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडर्ड एज ओपन सिस्टम। These open systems are characterized by information flows, resource flows,
एंड द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ओपन सिस्टम है, तो इनमें जो है रिसोर्स फ्लो ऑफ एक्टिविटीज चलता रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कोऑर्डिनेशन से ही डील करते हैं। किसी को क्या वर्क देना है वो कैसे करेंगे एक सिस्टमेटिक मैनर से। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ensures द स्मूथ फ्लो ऑफ रिसोर्सेज into productive units and brings required quality output। ओके, सो इसमें ये वही बात है कि एक हार्मोनियल जो है एनवायरनमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाता है, जिससे कि आगे कन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम, हर एक जो टास्क है वर्क है वो इजीली हो सकता है या होता है। ओके, सो ये भी एक इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है कोऑर्डिनेशन इस तरीके से भी। सो ये थे कुछ एक तरीके, वेज कि कैसे जो है कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं बात करूं कि उसमें प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसकी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज टेक्निक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं, बढ़िया कोऑर्डिनेशन का एनवायरनमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बना सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बाय रूल्स और प्रोसीजर्स। So in the work that need to be accomplished is highly predictable and hence can be planned in advance. A manager can specify ahead of time what actions his subordinates uh, what actions is his subordinates involving the routine rescuing activities. Rules and procedures are helpful, which specify in detail ahead of time and what courses of action his subordinates should take if some situation should arise। उसमें अगर मैं कंप्लीटली बात करूं तो कुछ एक रूल्स और प्रोसीजर्स फर्स्ट टेक्निक है जो कोऑर्डिनेशन में हम यूज करेंगे, कि जैसे हम ये कह सकते हैं प्री प्लान स्ट्रक्चर है। अगर इसमें पॉइंट की बात करूं तो एक कोऑर्डिनेशन में एक प्री प्लान स्ट्रक्चर जो है एक प्लान तैयार कर लिया जाता है कि कौन सा पर्सन कौन सा वर्क करेगा, उसमें क्या बैरियर्स आ सकते हैं, अगर ये सिचुएशन है तो प्लान बी क्या है। तो ऐसे ऐसे करके एक टीम में एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी, एक डिसिप्लिन उनको रखा जाता है कि आपने अगर काम इकट्ठे होके किया तो ये इजीली हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा और इफेक्टिव ज्यादा तरीके से हो जाएगा। सो फॉर दैट देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द रूल्स और प्रोसीजर and that is what the responsibility of a supervisor should be when he is dealing with a team of employees, okay, to achieve a certain specified objective। Okay, so that is the first technique of coordination by rules or procedures। Okay, second is coordination by targets or goals। So most of the managers assign specific goals targets to their subordinates and facilitate coordination। देखिए, कई बहुत सारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सुपरवाइजर्स हैं उनको टास्क दे देते हैं अपनी टीम को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, कि आपको ये करना है, इस टाइम तक करना है। तो वो आगे जो सुपरवाइजर्स हैं उनके ऊपर छोड़ते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, कि आपको करना है लेकिन ये आप डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। तो उसका मतलब क्या है कि सुपरवाइजर ने कहा कि मेरे को ये काम चाहिए और करना कैसे है इसमें आप देखिए कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। तो ये एक सिचुएशन वो दे देता है कि आपको काम करना है लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन के साथ करना है, जल्दी करना है। ओके, और इसके लिए एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं और एक डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर से जो है वो आगे चल के इजिली गोल को अचीव करने के लिए अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करके, जो इंटर डिपार्टमेंटल हो सकते हैं, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, तो सभी को साइड में रख के वो गोल्स को अचीव करने में जुट जाएंगे। ओके, सो दैट इज सेकंड टेक्निक बाय द टारगेट्स एंड गोल्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, एक मैं कह सकता हूँ कि एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या डिसीजन होता है फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू द लोअर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी जो है। तो इसमें भी यही है कि कोऑर्डिनेशन है जो वो एक हायरार्की के तौर पे भी चले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर एज वेल एज द गोल्स अपार्ट, managers also use the chain of command to achieve coordination। When situations arise, the specified rules or targets do not cover that, subordinates are trained to bring the problem to the concerned manager। देखिए, कई बार ये ऐसा होता है कि सेम जो डेजिग्नेशन के पर्सन है आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि कोई भी एक दूसरे का सीनियर नहीं है। और वहां पे आपकी कंफ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है, उस टाइम पे एक जो सीनियर है वो आके
उस कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को दूर कर सकता है, क्योंकि वो दोनों एम्प्लॉयज का सीनियर है। और सीनियर बीइंग एज अ सीनियर और बीइंग एज अ जूनियर, उनको अपने सीनियर की बात माननी पड़ेगी। जो काम उनको दिया गया है वो कोऑर्डिनेट मैनर से करेंगे। सो इसीलिए हायरार्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर्स जूनियर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन रहता है, एक सेंस ऑफ फियर भी जो है, एक डिसिप्लिन भी है, वो होना जरूरी है, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये टेक्निक भी हम जो है कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की भी यूज कर सकते हैं आगे कोऑर्डिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन थ्रू डिपार्टमेंटलाइजेशन। अलग अलग अगर हम डिपार्टमेंट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें वर्क को, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दें। जैसे मैंने आपको अभी नर्सिंग कॉलेज की एग्जांपल दी, तो हर एक अपना काम करेगा, कि उसको पता है कि मेरा ये काम यहीं तक है, और इससे अगर आगे करना है और यहाँ किसी दूसरे डिपार्टमेंट का काम है तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी वो जाके वर्क पूरा होगा। तो डिपार्टमेंट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो एक लिमिटेशन हो जाएगी वर्क की, और डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगी। हर एक को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होगा कि मेरे को ये काम करने हैं, और इसके लिए वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट भी करेगा, और एंड में जो है कोऑर्डिनेशन वो होगा। तो इसीलिए इसमें लिखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन आल्सो सर्व्स एज अ टेक्निक to bring about effective coordination. Some forms of departmentalization also facilitate coordination better than do others. ओके, सो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आगे चल के ये बहुत ही बढ़िया जो है सिस्टम है रहता है। ओके, सो दैट इज कोऑर्डिनेशन थ्रू डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट इज यूजिंग ए स्टाफ असिस्टेंस फॉर कोऑर्डिनेशन। ओके, सो स्टाफ जो है उसको हम कोऑर्डिनेशन के लिए असिस्टेंट जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। टू मेक हिज जॉब ऑफ कोऑर्डिनेटिंग easier, the manager may hire an assistant when subordinates bring their problem to them or him. The assistant can commit the information to on the problem. तो एक सुपरवाइजर जो वो अपना असिस्टेंट रख सकता है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम सुपरवाइजर जो है वो सॉर्ट आउट अगर करेगा तो उसको भी थोड़ा सा जैसे है हर एक प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो एक असिस्टेंट भी अपॉइंट कर सकता है कि वो सब में कोऑर्डिनेशन जो है बनाकर रखे। ओके, एंड this increases undoubtedly the manager's ability to handle the problems and coordinate the work of his subordinates. तो इससे जो है आगे चल के जो है इजीली हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा असिस्टेंट के थ्रू, और मैनेजर जो है उसके पास इजीली थोड़ा सा उसको ईज हो जाएगी कोऑर्डिनेशन को करने में, ताकि और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग ए लियाजन फॉर कोऑर्डिनेशन। In some big organization where the volume of contacts between two departments grow, many managers appoint a special liaison person to facilitate coordination. तो एक मीडिएटर के तौर पे एक पर्सन को रखा जा सकता है जो कि आगे कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स उस एक पर्सन को या एक डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, और उसी डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल से सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जुड़े रहेंगे, और वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए। सो दैट इज यूजिंग ए लियाजन फॉर द कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, यूजिंग कमेटी फॉर द कोऑर्डिनेशन। जैसे एक लियाजन यूज करते हैं वैसे ही हम एक कमेटी भी यूज कर सकते हैं। Another sound technique of coordination is to form a committee for understanding various functions and problems. Committees are increasingly useful for coordinating, planning, and executing programs and controlling the various activities. जो काम एक लियाजन करेगा, एक मीडिएटर करेगा, वही काम एक कमेटी करेगी, जिसमें कि अलग अलग जो है वो मेंबर्स होंगे। ओके, तो इसमें अलग अलग जो है वो मेंबर्स होंगे, और वो सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड होंगे कि कोऑर्डिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यही जो बात है यूजिंग अ कमेटी फॉर कोऑर्डिनेशन में, इस जो मैं कहूँगी टेक्निक में जो है वो हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटर्स फॉर कोऑर्डिनेशन। In some special circumstances, independent integrator may be recruited by the organization. An independent integrator job is to coordinate the activities of the several interdependent departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं दो जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए हम एक इंटीग्रेटर को भी रख सकते हैं। इंटीग्रेटर मीन्स टू इंटीग्रेट द वर्क और द एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। उसके लिए हम इंटीग्रेटर के तौर पे भी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट को रख सकते हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिव मैनर से चलाए। नेक्स्ट इज थ्रू द कॉन्फ्रेंसेस।
at regular intervals also ensure better coordination. Conferences provide adequate platform for the discussion of various problems being encountered by different departments. Conferences through meetings हम कोऑर्डिनेशन जो है कई बार देखिए वर्क में ऐसा नहीं कि हमेशा वर्क स्मूथली चलेगा, कई बार एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम आती है, तो थ्रू दीज कॉन्फ्रेंसेस वो अपनी प्रॉब्लम्स को आगे रख सकते हैं। कोई टास्क है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए वो अपनी बात जो है सामने रख के इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आगे जो है कोऑर्डिनेशन बढ़िया कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में से एक है कम्युनिकेशन। कई बार जो है कंफ्लिक्ट की सिचुएशन इसलिए बनती है क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहता। एक तरफ से मैसेज चला गया लेकिन दूसरी तरफ से अगर फीडबैक नहीं आई, कई बार होता है कि टास्क जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। एंड ये जो है इसमें अगर हम बात करें कि आगे चल के जो कोऑर्डिनेशन है या कम्युनिकेशन है, ठीक है, अगर उसकी प्रॉब्लम जो है वो रहती है तो उसमें आगे चल के जो है कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी और कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, so that was all about the technique of communication. Next, there is a type of communication. What are the various types of communication? So there are two types. अगर हम बात करें आगे तो vertical and horizontal first type आ जाती है, vertical and horizontal coordination. So what is this? The term vertical coordination is used when coordination is to be achieved between various links of different levels of the organization. Vertical coordination is needed to ensure that all the levels in the organization. So ओके, थोड़ी सी आपके ने मैसेज किया है कि वॉइस की प्रॉब्लम है, तो थ्रू नेटवर्क जो है नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए आवाज़ जो है हो सकता है थोड़ी सी कट हो, या आपके एरिया में हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो कई बार ये प्रोसेसिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से आवाज़ जो है वो ठीक है, तो हो सकता है आगे नेटवर्क इशूज की वजह से प्रॉब्लम है। ओके, सो नेक्स्ट इट इज द फंक्शन। तो अगर कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, इसमें लेवल्स देखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन से लेवल्स हैं। ओके, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं। इट इज द फंक्शन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव टू ब्रिंग अबाउट दिस कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन इज प्योर थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अलग अलग लेवल्स जो हैं उनके ऊपर जो है डेलीगेशन वर्क जो है साइन कर दिए जाते हैं। तो लेवल्स को अगर हम बात करें तो वो आता है वर्टिकल। ओके, तो वर्टिकल मतलब फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम अगर हम बात करें तो अलग अलग डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली वर्क को डेलीकेट कर दिया जाता है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इसको चलाया जाता है। सेकंड आता है द टर्म हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इज यूज्ड व्हेन कोऑर्डिनेशन हैज टू बी यूज्ड बिटवीन डिपार्टमेंट्स ऑन द सेम लेवल। वर्टिकल में ऊपर से अगर हम बात करें टॉप लेवल टू द लोअर लेवल अथॉरिटी है, उनमें जो है वर्क कैसे कैसे साइन करना है ये आएगा। और हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करेंगे, उसमें सेम डिपार्टमेंट्स है, उसमें कोई अथॉरिटी अलग अलग नहीं है, सेम डिपार्टमेंट्स हैं और उनको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दैट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, और वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं कि वर्क को कैसे करना है, कितने टाइम में करना हो, क्या उनका कॉमन पर्पस है और ऑब्जेक्टिव। ओके, तो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट सेकंड इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। क्या है इसमें? फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल टू बी ऑर्गेनाइजेशन। Coordination is internal when is achieved between different departments, sections and units of an enterprise. It is both vertical and horizontal. देखिए कई बार ऐसा है कि इंटरनल की अगर बात करें तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि जिसमें वर्क को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कुछ एक पर्सन कह लीजिए या अलग ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोऑर्डिनेट करके हुए टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है, तो ये भी एक टाइप है। इंटरनल का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल मीन्स outside the organization, and we have to coordinate with the other companies or the organization or the institute so as to complete the specific objective or the goal to achieve that specific goal. So second one is the various factors with whom it has interaction include government, customs, supplies and competitors. So जिनकी एक्सटर्नल की मैंने बात की तो ये सभी होते हैं कि गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, कस्टम से, सप्लाई से, कंपिटिटर्स से, जो दूसरे हैं उनसे। An enterprise has to keep proper coordination with these, and
सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। तो इसी टाइप के अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन को एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को ये करना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एट लास्ट, इट इज अ टॉपिक दैट इज डिफिकल्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एंड अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। ओके, तो कोऑर्डिनेशन जो है, कई बार इसमें ये डिफिकल्टी आती है कि इंडिविजुअल अपने में उनमें कंफ्लिक्ट रहते हैं, ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, तो ये सबसे कॉमन और बेसिक प्रॉब्लम है, इसी की वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत बार नहीं बन पाता। पर्सनल रिलेशन जो है उनमें डिस्ट्रक्शन की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, दैट इज द सेकंड डिफिकल्टी। थर्ड इज फेलियर इन कंप्लीशन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू टाइम एंड वर्क स्केड्यूल। तो प्रॉपर जो है टाइम पे जो टास्क पूरे नहीं हो पाते, ठीक है, तो वर्क स्केड्यूल अगर प्रॉपर ना हो तो उसी की वजह से, अगर पर्सन जो या एम्प्लॉयज कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम जो है वो आती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डायरेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली एमलेस इंडिविजुअल एफर्ट। तो अगर ऐसा होता है कि काम कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पता, ये नहीं पता, कोई गाइड करने वाला नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं, तब भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वाटर टाइप कंपार्टमेंट। कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात ही नहीं करता या कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से कुछ भी, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से आगे चल के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। लास्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार डेडिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जो एम्प्लॉयज वहाँ से वर्क कर रहे हैं, लॉयल्टी, ईमानदारी, वफादारी में कमी हो सकती है, जिससे वो वर्क करना ही नहीं चाहते, उसमें भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। ओके, so that was about the difficulties of coordination, and that was all about the topic of coordination. So it's a very important topic, okay, and that was all about the today's topic. Thank you very much. Okay, so बाकी जो है टॉपिक, अगर मैं बात करूँ इसके अलावा भी, तो बाकी के 3 मेंबर्स आपको मंडे और ट्यूसडे वो जो है कनेक्ट करेंगे आपके साथ, और टॉपिक का आपको इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है जो कॉलेज का ऑफिशियल पेज है, उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी लाइव सेशन की, तो आप मंडे और ट्यूसडे भी कनेक्ट करिए हमसे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।